वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, बी है कस्बा, सी है नगर एंड डी है महानगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महानगर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजगीर, बी है पाटलिपुत्र, सी है पावापुरी एंड डी है नालंदा। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पटना सिटी का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी एंड नालंदा। तो चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्य वर्ग, सी है कृषि वर्ग एंड डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग एंड ये सभी। तो चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? क्वेश्चन को समझिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन नंबर ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग एंड डी है मध्यम वर्ग। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग का रूप में उभर कर आया। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मध्यम वर्ग। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन जो देश है उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी वो कब लागू हुई, किस सन से लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1850, बी है 1855, सी है 1860 एंड डी है 1870। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, किस सन में लागू हुई थी? 1850, 1855, 1860 एंड 1870। तो चलिए, इसका राइट आंसर की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए है एबेंजर हावर्ड, बी है विलियम, सी है नेपोलियन III एंड डी है हॉसमन। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, एबेंजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन III एंड हॉसमन। तो चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एबेनेजर हावर्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? यानी कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची, यानी कितने लाख तक पहुंची? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 लाख, बी है 30 लाख, सी है 40 लाख एंड डी है 50 लाख। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 40 लाख। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर,
अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी जो कृषि है उसके प्रभाव से, उसके प्रकोप से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, बी है ज्ञान, सी है शांति एंड डी है बहुमूल्य धातु। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, यानी कि किस प्रकार का जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति एंड बहुमूल्य धातु। तो ये सब चारों ऑप्शन है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, इसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संपत्ति। जो स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर। क्वेश्चन को समझिए कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी कि जो सामंती व्यवस्था है हमारे समाज में, जो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था यानी कि डिजिटल व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति एंड डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति एंड डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील व्यवस्था की प्रकार की ओर शहरी व्यवस्था का प्रकार बढ़ा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभाव क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र एंड डी है ये सभी। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि शहर को आधुनिक यानी कि शहर के आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। जो शहर में रहते हैं वो जो डिजिटल टाइप के मैन होते हैं तो उनको किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभाव क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र एंड डी है ये सभी। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रभाव क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? यानी कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था, बी है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी है शिथिल अर्थव्यवस्था एंड डी है ये सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि एक प्रतियोगी एवं उद्योगी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को लागू की गई। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, जीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एंड ये सभी। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए एंड समझिए कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीणीकरण के, बी है शहरीकरण के, सी है कस्बों के एंड डी है बंदरगाहों के। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों के एंड बंदरगाहों के। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शहरीकरण के। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता जो आंदोलन था, एक आंदोलन हुआ था संयमता आंदोलन, वो किस महानगर में चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है लंदन में, बी है न्यूयॉर्क में, सी है बम्बई में एंड डी है कलकत्ता में। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, कौन सा ऐसा महानगर था जिसमें संयमता आंदोलन को चलाया गया था, जारी किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में एंड कलकत्ता में।
तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लंदन में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जो जिगुरात थे वो कहाँ पे बनवाए गए, कौन से देश में बनवाए गए? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनान में, बी है रोम में, सी है सुमेर में, एंड डी है असीरिया में। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जिगुरात कहाँ पे बनवाए गए, किस देश में बनवाए गए। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, यूनान में, रोम में, सुमेर में एंड असीरिया में। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुमेर में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी जो था, आधुनिकरण जो हुआ था हमारे विश्व का, तो आधुनिकरण शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, किस जगह से शुरू हुआ था आधुनिकरण का उदय? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत में, बी है इंग्लैंड में, सी है फ्रांस में एंड डी है जापान में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आधुनिक शहरी का उदय कहाँ पे सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, फिर जापान में। चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से राइट आंसर कौन है आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंग्लैंड में। आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना जो सिटी है, वहां पे जो पटना सिटी में गोलघर का जो निर्माण है, गोलघर आप लोग, आई होप आप लोग को पता होगा कि पटना में गोलघर है। तो पटना में गोलघर का जो निर्माण किया गया था, बनाया गया था, वो किस वर्ष में किया गया था? कौन से सन में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1757 में, बी है 1764 में, सी है 1786 में एंड डी है 1857 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 1757 में, 1764 में एंड 1786 में एंड 1757 में। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1786 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में कि इंग्लैंड देश में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, कब शुरू किया गया था इंग्लैंड देश में चार्टिस्ट आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर ए है 1832 में, बी है 1838 में, सी है 1844 में एंड डी है 1847 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग इसे शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1832 में, 1838 में, 1844 में एंड 1847 में। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर जो है, सिंगापुर का उदय किस वर्ष में हुआ था? आप लोग सिंगापुर का तो नाम सुने ही होंगे। तो इसका उदय किस वर्ष हुआ था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए है 1919 में, बी है 1945 में, सी है 1955 में एंड डी है 1965 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 1919, 1945, 1955 एंड 1965। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1965 में। 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किया गया, यानी कि हुआ। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि जो मुंबई सिटी है उसमें किराया कानून, जो किराया पे कानून है, उस कानून को किस वर्ष में शुरू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया? सरकार द्वारा मुंबई में किराया कानून को किस वर्ष में लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1860 में, बी है 1898 में, सी है 1981 में एंड डी है 1935 में। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बंबई में किराया कानून किस वर्ष में लागू किया गया। तो चलिए
ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1918। 1918 में जो है बम्बई में किराया कानून लागू किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? जो लंदन सिटी है, लंदन देश है, वहां पे जो भूमिगत रेल, भूमि के नीचे जो रेल चलता है, उस रेल की शुरुआत किस वर्ष आरंभ की गई? भूमिगत रेल यानी मेट्रो रेल की शुरुआत लंदन में किस वर्ष से आरंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1763 में, बी है 1863 में, सी है 1787 में एंड डी है 1887 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि लंदन में भूमिगत रेल की आरंभ यानी कि शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ ऑप्शन को। 1763 ईस्वी में, 1863, 1787 एंड 1887। ये के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ की गई, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को तो भूल के भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत 1863 ईस्वी में की गई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, बम्बई में किस वर्ष प्रेसिडेंट की राजधानी बनाई गई? बम्बई जो राज्य है मुंबई, वहां पे किस वर्ष प्रेसिडेंट की राजधानी बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1661 में, बी है 1757 में, सी है 1819 में एंड डी है 1912 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि मुंबई में किस वर्ष प्रेसिडेंट राजधानी, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी राजधानी बनाई गई? तो ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए है 1661 में, 1757 में, 1819 में एंड 1912 में। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1819 में बम्बई में प्रेसिडेंट की राजधानी बनाई गई। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, पहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने राधे पर निकालते हैं? पहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले यानी कि पटना सिटी वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बोध उत्सव जो मनाते हैं उसके जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? कितने रथों पे वो बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो जुलूस निकालते हैं बोध उत्सव पे, वो कितने रथों पे निकालते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 8, सी है 16 एंड डी है 20। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20। पहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व के जुलूस की रथ 20 रथों पे निकालते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, देवगानेर मंचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवगानेर मंचे आगमन नामक एक उपन्यास है, नॉवेल है, तो उस नॉवेल में उस उपन्यास में किस महानगर का यानी कि कौन से महानगर का वर्णन किया गया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया हुआ है, लिखा हुआ है। देवनागरी मंचे आगमन नामक उपन्यास में कौन सा ऐसा नगर है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, बी है बम्बई, सी है मद्रास एंड डी है दिल्ली। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि देवगानेर मंचे आगमन नामक उपन्यास, आगमन नामक नॉवेल में किस महानगर का वर्णन किया गया है, किस नगर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है? ऑप्शन है आप लोग का कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एंड दिल्ली। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कलकत्ता। जो देवनागरी मंचे आगमन नामक उपन्यास नॉवेल लिखा गया है उसमें कलकत्ता महानगर का वर्णन किया गया है, यानी कि कलकत्ता महानगर के बारे में उसमें डीप करके बताया गया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में, जो डिजिटल नगर बने उसके उदय में, उसका जो उदय हुआ यानी कि विकसित हुआ वो एक प्रकार से, तो उस आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण से, क्या रीजन था जिसका योगदान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए है उपनिवेशवाद का विकास, बी है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, सी है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना एंड डी है औद्योगिक पूंजीवादी
पूंजीवाद का उदय। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना एंड औद्योगिक पूंजीवादियों का उदय। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की। जो मेगास्थनीज जी थे उन्होंने, आप लोग हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम वाले आप लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र, जो पटना की यात्रा किए थे, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, ये भी आप लोग जानते हैं। तो मेगास्थनीज जी ने जो पाटलिपुत्र की यात्रा की थी तो किसके समय में की थी, यानी कि कौन से वहां के राजा थे जिनके समय में, कौन से सम्राट थे जिनके समय में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन के समय, बी है चंद्रगुप्त प्रथम के समय, सी है अशोक के समय एंड डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। जो विश्व के प्राचीनतम शहर है वो कहाँ पे बसे। हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के जो प्राचीनतम शहर है, यानी कि पहले से जो शहर है, सिटी है, वो कहाँ पे बसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया में, बी है चीन में, सी है भारत में एंड डी है यूनान में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि विश्व में प्राचीनतम शहर कहाँ पे बसे। ऑप्शन है हमारा मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में एंड यूनान में। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेसोपोटामिया में। विश्व के जितने भी प्राचीनतम शहर हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्राचीनतम शहर है, वो सारे के सारे मेसोपोटामिया में बसे हुए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि द बिटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ये बुक का नाम है द बिटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन। तो इसके राइटर कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गैरेथन सैडम जोन्स, बी है हेनरी शेयर, सी है एंड्रियन मिनियर्स एंड डी है चार्ल्स डिकेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि द बिटर यानी कि द बिटर क्राई ऑफ आउटसाइड लंदन के लेखक राइटर कौन थे। तो ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, गैरेथ सैडमैन जोन्स, हेनरी शेयर, एंड्रयू मिनियर्स एंड चार्ल्स डिकेंस। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एंड्रयू मिनियर्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। आप लोग जानते हो कि फिल्म निर्माणक का नाम दादा साहब फाल्के है। ये फिल्मी दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। कौन से फिल्म थे जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था। एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको उनकी कृति के अनुसार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजा हरिश्चंद्र, बी है झांसी की रानी, सी है CID एंड डी है गेस्ट हाउस। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। इन चारों फिल्म में से दादा साहब फाल्के किस फिल्म के निर्माणक हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नामक जो फिल्म बना था उसका निर्माण दादा साहब फाल्के जी ने किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, लंदन में रैन व शेरे किनके लिए बनाए गए। लंदन देश में रैन व शेरे किनके लिए बनाया गया, यानी कि कौन से व्यक्ति के लिए लंदन में रैन व शेरे का निर्माण किया गया। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है भूमिपतियों के लिए, यानी कि भूमिपतियों का मतलब ये होता है कि जमींदारों के लिए, आई मीन जमींदारों, उसे भी जमींदार भी उसे बोल सकते हैं, यानी कि भूमिपतियों के लिए। एंड
पूंजीपतियों के लिए, सी है कारखानों जो कारखानेदारों के लिए, एंड सी है बेसहारा लोगों के लिए। कारखानेदारों के लिए जिस व्यक्ति के बहुत सारे कारखाने होते हैं, बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स के कारखाने होते हैं, फिर किसी चीज के भी कारखाने होते हैं, उनको कारखानेदार बोला जाता है। पूंजीपति वे होते हैं जो काफी पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके पास पूंजी अधिक मात्रा में होती है, उसे पूंजीपति बोलते हैं। एंड भूमिपति के बारे में हम लोगों ने बताया आपको। एंड उसके बाद बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेसहारा लोगों के लिए। लंदन में जो रैन व शेरे का निर्माण किया गया वो बेसहारा लोगों के लिए किया गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, विशाल स्नानागार कहाँ बना। स्नानागार के बारे में तो आप लोग डीप तरीके से पढ़े होंगे हिस्ट्री के लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। ये भी स्नानागार के बारे में बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ये श्योर है कि वो स्नानागार के बारे में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछना ही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का कि विशाल स्नानागार कहाँ पे बना। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो में, बी है हड़प्पा में, सी है लोथल में, एंड डी है धौलावीरा। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि विशाल स्नानागार कहाँ पे बना, इन चारों जगहों में से कहाँ पे विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, सी है हड़प्पा में, एंड डी है लोथल में, एंड डी है धौलावीरा में। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में बनाया गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मगध साम्राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी, जो पहले की राजधानी थी, वो कहाँ पे स्थित थी, कौन सी जगह में मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी स्थित थी। तो ऑप्शन नंबर ए है गया में, बी है राजगृह में, सी है वैशाली में, एंड डी है चंपा में। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। गया में, राजगीर में, वैशाली में, एंड चंपा में। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो पढ़ के इस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजगृह में। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम जो राजधानी थी वो राजगृह में स्थित थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का यानी कि डिजिटल सिटी का जो निर्माण हुआ वो कब से शुरू हुआ, किस समय से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा सभ्यता के समय से, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी है पुनर्जागरण से, एंड डी है औद्योगिकरण की क्रांति से। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, हड़प्पा की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, एंड औद्योगिक क्रांति से। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि औद्योगिक क्रांति से। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। जो पाटलिपुत्र है वो किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। तो ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार के समय, सी है अजातशत्रु के समय, डी है उदयन के समय, एंड डी है बृहदस्त्र के समय। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पाटलिपुत्र जो था वो किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। ये 4 राजाओं का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार के समय, बी है अजातशत्रु के समय, सी है उदयन के समय, एंड डी है बृहदशस्त्र के समय। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उदयन के समय। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। जो गार्डन सिटी बना था उसकी योजना जो है उस प्रोजेक्ट पे किस व्यक्ति ने काम किया था। गार्डन सिटी की योजना का जो प्रोजेक्ट है उस पर किस मतलब वैज्ञानिक ने काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है रेमंड अनविन ने, बी है बैरी पार्कर ने, सी है एवेंजर हावर्ड ने, एंड डी है विलियम हॉर्वी ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। गार्डन सिटी की योजना इन चारों में से व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने बनाई। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एवेंजर हावर्ड ने। जो एवेंजर हावर्ड जी थे उन्होंने गार्डन सिटी की योजना बनाई।
एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, तख्त श्री हरमंदिर जी की साहब की स्थिति कहाँ पे है, यानी कि तख्त श्री हर मंदिर रजी साहब कहाँ पे स्थित है, उनका जो भी मंदिर या फिर जो भी है वो कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पटना साहिब में, बी है अमृतसर में, सी है लाहौर में एंड डी है भिवंडी में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि तख्त श्री हर मंदिर जी की साहब की कहाँ पे स्थित है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना साहिब में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर, सीधी लकीरों का अतीला, सीधी लकीरों का अतीला, ये क्वेश्चन कुछ प्राकृतिक भाषाओं में है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ए है रेडम अविनन का, बी है एवेनेजर हावर्ड का, सी है बैरान हॉसमान का एंड डी है विलियम हार्बनी का। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बैरान हॉसमान का। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, बैरान हॉसमान कौन था, बैरान हॉसमान कौन था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड का इंजीनियर, बी है सिया का प्रीफेक्ट एंड सी है बंबई का उद्योगपति एंड डी है कलकत्ता का व्यापारी। तो बैरान हॉसमान कौन था, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, देर ना करें फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि बैरान हॉसमान कौन था, इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बंबई का उद्योगपति एंड कलकत्ता का व्यापारी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का बी, यानी कि सिया का प्रीफेक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी, बंबई का जो चौल था वो किस प्रकार का इमारत था, किस टाइप का इमारत था। तो ऑप्शन नंबर ए है एक जिली इमारत, बी है सरकारी कर्मचारियों का इमारत एंड सी है धनी लोगों की इमारत एंड डी है बहुमंजिली इमारत। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बंबई की जो चौल था वो किस प्रकार का इमारत था, किस टाइप का इमारत था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक जिली इमारत, सरकारी कर्मचारी की इमारत, धनी लोगों की इमारत एंड बहुमंजिली इमारत। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुमंजिली इमारत, जो बंबई की चौल था वो बहुमंजिली इमारत था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई, जो लंदन देश है उसमें गार्डन सिटी की जो योजना बनाई गई, लंदन देश में गार्डन सिटी की जो योजना वो किन लोगों के लिए बनाई गई। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर पहले रिपीट कर चुके हैं, तो आई होप आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे चुके होंगे कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए है धनी लोगों के लिए, बी है गरीब लोगों के लिए, सी है नौकरशाहों के लिए एंड डी है पादरियों के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी कि धनी लोगों के लिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दे दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आप लोग जानते हैं कि वो अभी इंडिया में है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने, यानी कि कौन सा ऐसा वहां का सम्राट था जो बंबई को दे दिया था, यानी कि हमारे देश को मुंबई सिटी को दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखते हैं कि कौन से राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स प्रथम ने, बी है जेम्स द्वितीय ने, सी है चार्ल्स प्रथम ने एंड डी है चार्ल्स द्वितीय ने। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो आप लोगों से एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दे दिया, तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंडी राजा थे उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई को दे दिया, मुंबई सिटी को दे दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने पर बंबई के अत्र विरोधियों को आयाम दिलाया गया, यानी कि निम्नलिखित में से नीचे फिल्म दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फिल्मी गाने पे बंबई के अंतर विरोधियों आयाम को दिखलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है काला पानी, बी है चलती का नाम गाड़ी, सी है सीआईडी एंड डी है अंदाज।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चारों के चारों फिल्म के नाम है। आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधियों का आयाम को दिखाया गया। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CID। जो CID फिल्म था उसी को अंतर्विरोधी आयाम को दिखाया गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? जो पेरिस के पुनर्निर्माण का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिस के भव्य नगर बनाना, बी है पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, सी है पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, एंड डी है पेरिस में गरीबों की बस्ती को बसाना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पेरिस के जो पुनर्निर्माण का उद्देश्य था, यानी कि रीजन था, वो पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? इन चारों ऑप्शंस में से क्या था उसका उद्देश्य? ऑप्शन नंबर ए है पेरिस को भव्य नगर बनाना, यानी कि भव्य 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 पर्यटन स्थल बनाना, भव्य चीजों का निर्माण करना, एंड बी है पेरिस के को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना। जो घूमने की जगह होता है उसे पर्यटन स्थल बोलते हैं। एंड सी है पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, यानी कि जो पेरिस जगह वहाँ पे ईसाई जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका केंद्र बनाने के धर्म स्थल बनाना। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेरिस में गरीबों की बस्ती बनाना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेरिस को भव्य नगर बनाना। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? जो संयमता आंदोलन चलाने का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोकना, बी है स्त्रियों को कारखानों में काम करने से रोकना, बी है स्त्रियों को कारखानों में काम करने से रोकना, सी है शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना, एंड डी है भव्य विचारों पर नियंत्रण लगाना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते हैं कि संयमता आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो क्यों किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, बी है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए, सी है बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए, एंड डी है गरीबों में आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में वो क्यों हुआ था, क्या रीजन था चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में होने का। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, कारखानों में काम करने की अवधि कम करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग काम करने के लिए, एंड बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, एंड गरीबों की आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग कराने के लिए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की जो साझी विशेषता थी वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सभी शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे, सी है सभी शहरों की घेराबंदी की जाती थी, एंड सी है सभी शहर गैर कृषि व्यवस्था के केंद्र थे, एंड डी है सभी शहरों में रात्रि में चौकसी की जाती थी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, सभी शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे, सभी शहरों की घेराबंदी की जाती थी, सभी शहर गैर कृषि व्यवस्था के केंद्र थे, एंड डी है सभी शहरों में रात्रि की चौकसी की जाती थी। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी शहर गैर सरकारी कृषि व्यवस्था के केंद्र थे। तो ये था आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 6 का हिस्ट्री का, शहरीकरण एवं शहरी जीवन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय।